हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में जानेंगे और मैं आज आप लोगों को अपना अपना भाग्य कहानी के कहानीकार जैनेंद्र कुमार जी के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। साथ ही साथ अपना अपना भाग्य कहानी का सारांश बताऊंगी और कहानी में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी ताकि आप जब भी आप कहानी पढ़ें तो उसके कठिन शब्दों के अर्थ की जानकारी होने से आप कहानी को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कहानी में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे ताकि जब भी आप प्रश्नों के उत्तर लिखें तो आपको उससे हेल्प हो जाए। इसके अतिरिक्त कहानी पर 2 प्रश्न बनते हैं, कहानी का उद्देश्य और कहानी के शीर्षक की सार्थकता। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आप किस ढंग से लिख सकते हैं इसके संदर्भ में भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कहानीकार के संदर्भ में एक छोटी सी जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों ऐसा मेरा मानना है कि जब भी हम कोई कहानी, कविता या पाठ पढ़ते हैं तो लेखक का जिक्र जरूर मन में आता है और लेखक के बारे में भी हमें ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ही सही। तो अपना अपना भाग्य कहानी के कहानीकार का थोड़ा सा परिचय देखते हैं। तो जैनेंद्र कुमार जी हिंदी साहित्य के एक मनोविश्लेषणवादी सामाजिक कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार हैं। ठीक है, इस रूप में ये प्रतिष्ठित हैं और जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और अलीगढ़ जिला कौड़ियागंज कस्बा, ठीक है, अलीगढ़ में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनके पिता का नाम प्यारेलाल था और इनके जैनेंद्र कुमार जी के बचपन का नाम आनंदी लाल था और इनके विषय में कहा जाता है कि जब ये 2 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया और इनकी माता थी रामा देवी और इनके मामा थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के विषय में अगर हम बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के एक गुरुकुल से हुई। ठीक है, और चूंकि मैट्रिक की परीक्षा जब देनी थी इन्हें तो इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया और पंजाब के किसी निजी संस्थान से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा का फॉर्म भरा और वहां से इन्होंने उसे उत्तीर्ण किया। अब उच्च शिक्षा के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए बनारस चले गए और बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ पे दाखिला लिया और चूंकि 1921 के आसपास जो है असहयोग आंदोलन से ये प्रभावित हुए, क्योंकि गांधी जी की जो विचारधारा थी उससे ये विशेष रूप से प्रभावित थे, तो उस असहयोग आंदोलन से ये जुड़ गए। ठीक है, और जिसके कारण वहाँ पे पढ़ाई जो है इनकी बाधित हुई और वो दिल्ली चले गए और वहाँ पर रहने लग गए। वहाँ पर भी उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी माँ के सहयोग से एक दुकान खोली, व्यवसाय कार्य प्रारंभ किया और 2 वर्षों तक वहाँ पर रहे और बहुत ही सफलतम तरीके से इन्होंने व्यवसाय भी किया। ठीक है, और चूंकि असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे तो ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पर भी जो है बहुत इनका मन नहीं रमा पढ़ाई लिखाई के लिए, वहाँ पर भी इन्होंने प्रयास किया लेकिन मन नहीं रमा, तो ये नागपुर चले गए। नागपुर में इन्होंने एक राजनीतिक पत्रिका यानी पॉलिटिक्स का एक मैगजीन निकलती थी, पॉलिटिकल मैगजीन थी, उसमें ये संपादक के रूप में संपादक के रूप में ये कार्य करने लगे। वो कुछ जो है कार्य उन्होंने लेखन कार्य किया वहाँ पर। चूँकि ये असहयोग आंदोलन से जुड़े थे तो इन्हें जो है जेल भेज दिया गया, जेल यात्रा भी करनी पड़ी इन्हें। जब कुछ समय के पश्चात जब ये जेल से बाहर आए तो फिर ये दिल्ली आकर के ये फिर से उस व्यवसाय से जुड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे मन इनका अच्छी प्रकार से नहीं लगा और व्यवसाय छोड़ दिया इन्होंने और कुछ समय के लिए आजीविका के लिए, कुछ पैसे रुपए के लिए कलकत्ते में भी रहे, लेकिन ओवरऑल इनका मन कहीं रमा नहीं, बहुत अच्छी रुचि वाला काम इन्हें नहीं मिला। क्योंकि लेखन से इनका विशेष लगाव था तो ये पूर्णतः जो है लेखन कार्य से ही जुड़ गए और अपने जीवन पर्यंत तक हिंदी साहित्य और साहित्य की सेवा ही करते रहे, उससे ही जुड़े रहे, लेखन कार्य से ही जुड़े रहे और इनकी मृत्यु जो है वो 24 दिसंबर 1988 यानी 1988 में हुई। ठीक है,
इनकी कुछ रचनाओं की बात करें, क्योंकि इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, निबंध बहुत सारे लिखे हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, खेल, फांसी, वातायन, पाजेब, जय संधि, जैनेन्द्र की कुछ कहानियाँ जो कि 7 भागों में है, और कुछ इनके उपन्यास हैं, सुनीता, परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, और कुछ निबंध हैं, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ संपादित इनके ग्रंथ भी हैं, जैसे कि साहित्य चयन, ये एक निबंध संग्रह है, विचार वल्लरी, ये भी निबंध संग्रह है। चूंकि ये निरंतर साहित्य सेवा इन्होंने की, तो साहित्य सेवा से करने के लिए इन्हें कुछ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इन्हें 1971 में 1971 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला 1979 में। ठीक है, जो कि इनके परख उपन्यास के लिए दिया गया। इसके अतिरिक्त भारत भारती सम्मान और विद्या वाचस्पति सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त अगर इनकी हम भाषा की बात करें, ठीक है, अगर इनकी रचनाओं की जो भाषा थी कि किस प्रकार से इनकी भाषा है, क्या है, तो इनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल थी, लेकिन जहाँ पर कुछ विचारों का, गंभीर विचारों का जब बात करते थे, तो उनकी जो भाषा थी वो गंभीर हो जाया करती थी। और इनकी जो रचनाओं की जो भाषा है वो हिंदी, साहित्यिक हिंदी भाषा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इसके अतिरिक्त मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग हमें इनकी कहानियों, उपन्यासों में देखने को मिलता है। ठीक है। तो जैनेन्द्र कुमार जी जो हैं वो हिंदी साहित्य में एक मनोविश्लेषक कहानीकार के रूप में देखे जाते हैं, और प्रेमचंद की बाद की परंपरा के ये कहानीकार हैं। और इन्होंने प्रेमचंद की परंपरा का ही अनुसरण नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहानी को एक नया आयाम देने का प्रयास किया, एक नए रूप देने का प्रयास किया, उस रूप में प्रस्तुत करने की इस कोशिश की उन्होंने। इनकी जो भी कहानियां हैं वो घटनाक्रम उनके केंद्र में नहीं रहा, बल्कि घटनाक्रम के स्तर से उठ करके उन्होंने पात्रों के चरित्र का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन किया, उस रूप में उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यानी इनकी जो कहानियां हैं, इनकी जो उपन्यास हैं, उसमें केवल जो कथा वस्तु है, यानी जो कहानी है, उस कहानी से ऊपर उठ करके उन्होंने अपने जो पात्र हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है, पात्रों का जो चयन है, उनका जो चरित्र है, उस मनोवृत्ति को भी प्रस्तुत करने का इन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से प्रयास किया है, यथार्थ चित्रण करने का प्रयास किया है। ठीक है। तो ये कहानी जो है अपना अपना भाग्य, इस कहानी में भी हमें जैनेन्द्र कुमार जी की इसी मनोवृत्ति को के दर्शन होते हैं। और जैनेन्द्र कुमार जी चूंकि मनोविश्लेषक कहानीकार के रूप में हैं, तो ये जो कहानी है अपना अपना भाग्य, ये सामाजिक यथार्थ का चित्रण करती है, लेकिन मनुष्य की जो मनोवृत्ति है उसका बहुत ही गहन चित्रण इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम लोग अपना अपना भाग्य कहानी का सारांश देखते हैं बच्चों। एक मोटा मोटा रूप में आप लोगों को बता देती हूँ, और जब भी आप कहानी पढ़िएगा तो फिर उसको आप अच्छी प्रकार से समझ जाइएगा। ठीक है। तो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनमें 3 लोग हैं। चूंकि ये कहानी जो है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, यानी स्वयं लेखक जो है अपने पूरी कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुख्य पात्रों में है लेखक, जो कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, सहृदय व्यक्ति हैं, और दूसरा पात्र है वो है लेखक के मित्र, जो कि लेखक के जैसे ही हैं, और मुख्य जो पात्र है वो है 10 वर्ष का एक बालक, एक पहाड़ी बालक, जो कि अपने घर से बेघर हो गया है, काम की तलाश में वो एक नई जगह जाता है। ठीक है। अपना अपना भाग्य कहानी जो है वो एक मनोविश्लेषक रूप में प्रस्तुत की गई है, और इस कहानी में हमारे समाज की जो दारुण स्थिति है उसको ही व्यक्त करने का लेखक ने प्रयास किया है, और एक दयनीय, असहाय, लाचार, गरीबी और भूख से
पीड़ित एक बालक की कहानी है। वो किस प्रकार से अपने घर से दूर जाता है, दुखों से दूर होने के लिए जाता है, लेकिन दुख उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, भूख और गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, और अंततः ऐसी स्थिति आ जाती है कि भूख और गरीबी के थपेड़ों से उसके कुचक्र में फंस करके वो अपनी उसकी जो जीवन लीला है वो समाप्त हो जाती है। और समाज के जो लोग हैं उनकी जो संवेदनहीनता है, उनकी जो स्वार्थपरता है, वो उसका जो सफल चित्र इस कहानी में देखने को हमें मिलता है। लेखक के द्वारा उसका बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। लेखक ने बिल्कुल यथार्थ चित्रण किया है इस कहानी के माध्यम से। तो ठीक है, तो इसका जो ये पूरी जो कहानी है, इसका जो अंत है वो बहुत ही हृदय स्पर्शी है। तो थोड़ा सा बच्चों हम लोग कहानी का सारांश देखते हैं कि कहानी में क्या है। तो प्रारंभ में कहानी का जो स्टार्टिंग जब होती है तो उसमें नैनीताल से ये कहानी का प्रारंभ होता है। नैनीताल की खूबसूरत वादियों का जिक्र करते हैं लेखक, रमणीय वादियां हैं वहाँ पे, और वहाँ की जो खूबसूरती है उसका जिक्र करते हैं। संध्या सुंदरी उतर रही है, इस तरह से एक कवि के रूप में जैसे चित्रण दिखाई देता है। और लेखक और लेखक के मित्र जो हैं वो घूमते हैं नैनीताल की वादियों में, और घूमते घूमते वो थक जाते हैं तो सड़क के किनारे किसी बेंच पर बैठ जाते हैं और उन वादियों का लुत्फ उठाते हैं, मज़ा लेते हैं। अब लेखक तो थक चुके हैं, वो 10-15-20 मिनट में वापस जाना चाहते हैं अपने होटल, लेकिन उनका जो मित्र है वो चाहता है बहुत थोड़ी देर तक बैठे रहना, तो वो लोग बैठे रहते हैं। तो अचानक से चूँकि पूरा ठंड का वातावरण है और कोहरा छा जाता है, पूरे बादल छा जाते हैं, और पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि और ज़्यादा कुहासा हो जाता है। तो उस कुहासे में ही अचानक से उन्हें जो है एक काली सी मूर्ति आती हुई उनकी तरफ दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि वो पूरा अंधेरा है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आते हैं जैसी दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता है तब उन्हें पता चलता है कि वो एक बालक है, 10-12 वर्षों का एक बालक है। वो उनके समक्ष आकर के खड़ा होता है, और वो बालक जो है उसके पैर में कुछ नहीं है, नंगे पैरों है, सिर ढका हुआ नहीं है, और कपड़े भी जो हैं काली कमीज पहने हुए चिथड़े हुए कपड़े हैं, और बड़ी बड़ी आंखें हैं, काला बिल्कुल चेहरा है, बाल बिखरे हुए हैं। ठीक है, और चूंकि बिल्कुल काला है नहीं, लेकिन मलिनता के कारण और भुखमरी गरीबी के कारण उसका चेहरा जो है बिल्कुल काला पड़ गया है, और वह बहुत ही दयनीय स्थिति में दिखाई देता है। वो 10-12 वर्ष का जो लड़का है, ठीक है, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें उनको देखती रहती है। अब लेखक और उनके मित्र जो है इसको देखते हैं, तो लेखक के जो मित्र हैं उससे बातचीत करते हैं, और बातचीत के दौरान ही उन्हें पता चलता है, वो बालक बताता है कि वो उसका जो गांव है वो यहाँ से लगभग 15 कोस दूर है, और वहाँ से वो भाग आया है क्योंकि उसके घर में खाने पीने को नहीं मिलता। उसके माँ और पिता भूखे रहते हैं, उनके कई भाई बहन हैं, और जो कि भूख के कारण ही परेशान रहते हैं, जिसके कारण वो वहाँ से भाग आया। और उसके साथ जो है उसका एक साथी भी जो कि उससे उम्र में बड़ा था, उसके साथ वो भाग करके नैनीताल यहाँ चले आए हैं। और यहाँ पर भी आए हैं तो यहाँ पर वो एक जगह काम कर रहा होता है, और जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर सारे काम का उसे सिर्फ 1 रुपया और जूठा खाना खाने को मिलता है। ठीक है, ये सारी बातें पता चलती हैं उस बालक के विषय में। और उस बालक का जो मित्र था वो जहाँ पर काम करता था, उसके मालिक ने उसको इतना पीटा, इतना मारा कि वो बालक जो है मर गया। यानी इतनी छोटी सी उम्र में उस बालक की मृत्यु से भी पहचान हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति का चित्रण यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। ठीक है, तो लेखक लेखक के मित्र जो हैं वो सारी बातें उससे करते रहते हैं। तो चूंकि लेखक के जो मित्र हैं वो सहृदय हैं, उनको थोड़ी सहानुभूति की भावना आती है, तो उस बच्चे को वो काम के लिए कहते हैं। तो चूंकि इनके एक मित्र थे, वकील साहब हैं, तो उनको एक नौकर की ज़रूरत थी, तो वो उससे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कहीं मिलाता हूँ, तुम्हें वहाँ पे हो सकता है काम मिल जाए। ठीक है, तो वो वकील साहब के पास उसको ले जाते हैं और आग्रह करते हैं कि इस बच्चे को जो है, इस बालक को काम पर रख लीजिए। ठीक है, अब वकील साहब जो है उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है या नहीं है, क्या है।
तो लेखक के मित्र जो है हर संभव कोशिश करते हैं कि ये अच्छा बच्चा है, आप रख लीजिए, आग्रह करते हैं, लेकिन वकील साहब उसको नहीं रखते हैं काम पर, क्योंकि उनको लगता है कि पहाड़ी बालक जो है अविश्वसनीय होते हैं, वो कुछ समय के लिए यहाँ रहेगा और काम करेगा, हो सकता है कल को चोरी करके भाग जाए, तो वो विश्वास करने लायक नहीं होते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसे काम पर नहीं रखूँगा। अब उसके बाद वो अपने होटल चले जाते हैं, वहाँ जा करके अपना सो जाते हैं। ठीक है, लेखक के मित्र को थोड़ी सहानुभूति उस बालक से रहती है, वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं बच्चे की। ठीक है, तो बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो लेकिन उनके पास जो है ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, फुटकर पैसे नहीं होते हैं कह सकते हैं, और नोट वो देना नहीं चाहते क्योंकि उनका भी वो घूमने आए तो बजट गड़बड़ा जाएगा। तो इस चक्कर में वो उसकी कुछ मदद नहीं करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कल जो है आना मेरे होटल में, होटल डी पब में, तब मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बच्चे ने इतना सुना और बालक ने, और जो है वो अचानक से ही फिर वो तेज गति से वहाँ से चला जाता है और वहाँ से मिल जाता है। अगले दिन जो है लेखक और लेखक के मित्र जो है उसका इंतजार करते हैं बालक का होटल में अपने, लेकिन वो बालक वहाँ नहीं पहुँचता है। फिर उन लोग के चूँकि जो घूमने फिरने का जो प्रोग्राम था वो समाप्त हो जाता है, तो वो लोग मोटर गाड़ी में बैठ करके वो जाने का, अपने घर वापस आने का पूरा कार्यक्रम कर रहे होते हैं। मोटर गाड़ी में जैसे ही वो बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कल रात जो है ठंड के कारण एक पहाड़ी बालक की मृत्यु हो गई और प्रकृति ने जाते जाते उसे एक सफ़ेद चादर की जो कफन है वो दिया, यानी पूरी जो बर्फ गिरी है वो उसके पूरे जो शरीर है उस पर बर्फ से वो उसका शरीर जो है वो ढक गया। उसकी जो मतलब हुलिया के बारे में जो भी जानकारी लोगों से उन लोगों को मिलती है उससे ये पता उन लोगों को समझ में आ जाता है कि संभवतः ये वही बालक रहा होगा। और उस बात को सुनने के पश्चात इन लोगों के मुंह से यही निकलता है कि अपना अपना भाग्य है, जिसके भाग्य में जो लिखा हो वही होता है। भाग्य मीन्स की नियति, ठीक है, नियति ने यानी ईश्वर ने उसके जीवन में, उसके भाग्य में यही लिखा था और इस तरह से ही उसका जीवन चला और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये पूरी कहानी जो है ना बच्चों, वो ये प्रस्तुत करती है, ये दिखाने का प्रयास करती है कि हमारे समाज में लोग कितने स्वार्थी हो चुके हैं। हमारे जो समाज की जो व्यवस्था है बहुत ही दयनीय स्थिति है, दारुण व्यथा को प्रस्तुत करने का लेखक यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, यथार्थ चित्रण कर रहे हैं कि हमारे समाज में स्वार्थपरता, संवेदनहीनता इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग अपना जो समाज के प्रति कर्तव्य है उसको भी वो भूल गए हैं और अमानवीयता इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग उस जो व्यक्ति जूझ रहा है परेशानियों से, गरीबी से, उस पर ही थोप देते हैं कि ये उसका भाग्य था, उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा था। ठीक है, इस कारण से ऐसा हुआ। ठीक, तो ये पूरी जो कहानी है वो अमानवीयता, संवेदनहीनता को व्यक्त करने का कार्य कर रही है और इसका सफल चित्रांकन लेखक ने करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ समाप्त हो गई बच्चों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कहानी की जो एक रूपरेखा मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और आप जब भी कहानी को पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आपको कहानी बिल्कुल इजी सी है, बिल्कुल आसान सी कहानी है, लेकिन इसमें जो विचार हैं वो बहुत गहरे हैं। ठीक है, तो उन विचारों को पकड़ने का आप प्रयास करिएगा और कहानी तो बहुत इजी सी है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है और जो भी कठिन शब्द हैं उसको मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आप पढ़ रहे हो कहानी तो इन कठिन शब्दों के अर्थ देख करके आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो अरुण है लाल रंग जिसका अर्थ होता है निरुद्देश, बिना उद्देश्य के, असमंजस, दुविधा, अड़चन, कुड़ना, चिढ़ना, निठुराई, कठोरता, रेशा, महीन सूत, सनक, पागलपन या धुन कह सकते हैं, मूक, चुपचाप या शांत, अचरज, आश्चर्य, मसहरी, पलंग जिसके चारों तरफ जालीदार कपड़ा मतलब एक मच्छरदानी होती है जो कि चारों तरफ लकड़ी से उसको टांगा जाता है, ऐसी पलंग को मसहरी कहते हैं। ठीक है, बेड होता है।
और बेहयाई, बेशर्मी, अवगुण, दोष, बुराइयां और उपहार, तोहफा, चुंगी, कर वसूल करने के लिए बनाई गई चौकी, दुशाला बड़ा सा शॉल होता है, कोस लगभग 3 किलोमीटर की दूरी को कहते हैं, कफन मृत शरीर को लपेटने का कपड़ा। ठीक है, तो इसे आप बच्चों लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको इजी हो जाएगा समझने में जब भी आप कहानी को पढ़ रहे हो। ठीक है, अब आगे बच्चों मैं आप लोगों को कहानी से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको बता देना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोग जो हैं जब कहानी पढ़ चुके रहिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं तो कुछ जो मुख्य बिंदु होते हैं ना वो जब याद रहते हैं बच्चों को, तो फिर कहानी आसानी से उसके जो भी प्रश्न होते हैं उसके उत्तर लिखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो कुछ यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, जिसे आप नोट कर लीजिए या 1-2 बार सुन लीजिए। ठीक है, लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल में निरुद्देश घूमने के पश्चात सड़क के किनारे बेंच पर बैठा था। ठीक है, क्लियर बच्चों। फिर नेक्स्ट है, नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही है, क्योंकि एक प्रश्न बन सकता है कि नैनीताल के विषय में क्या, उसकी प्रकृति के विषय में लेखक ने क्या जिक्र किया है। ठीक है, लेखक 5, 10, 15 मिनट ही वहां बैठना चाहते थे, पर उनका मित्र कुछ देर और बैठना चाहता था। तभी उन्हें यानी लेखक को कुछ हाथ की दूरी पर एक काली सी मूर्ति यानी एक लड़का आता हुआ दिखाई देता है। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। ठीक है, 5th पॉइंट है आपका, 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। वह नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। 7th पॉइंट है, वह लगभग 10-12 बरस का लड़का होगा। लड़का गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है और उसकी आंखें बड़ी और सूनी हैं। ठीक है, और उसके माथे पर झुर्रियां खा गया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है ना बच्चों कि जब लड़के का एक डिस्क्रिप्शन वाली जो चीज़ें होती हैं, मैं बार बार कहती हूँ उसे याद रखा कीजिए क्योंकि उस पर प्रश्न बन जाते हैं। तो लड़के का जो हुलिया है, उसका जो शारीरिक रूपरेखा है, उसके विषय में आप देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लेखक के मित्र ने उससे बात की। 9th है, लड़के ने बताया कि वह एक दुकान पर सोया था, वह आज वहां से नौकरी से निकाल दिया गया। उसके माँ बाप 15 कोस दूर गांव में हैं, जहां से वो भाग के आ गया है। ठीक है, 15 कोस। उसके कई भाई बहन हैं, सब भूखे रहते थे। उसका एक साथी भी था जिसके मालिक ने उसे इतना मारा कि वह मर गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप याद में रखे रहिएगा बच्चों। लेखक और उसका मित्र लड़के को अपने एक वकील दोस्त के होटल ले गए क्योंकि वकील को एक नौकर की जरूरत थी। 14 पॉइंट है, वकील साहब ने लड़के को नौकरी पर नहीं रखा क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास नहीं था। बालक कुछ ठहरा पर तेज गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। ठीक है, 16 पॉइंट है, लेखक के मित्र ने इतनी भयानक शीत में लड़के के पास बहुत कम कपड़े होने पर सहानुभूति एवं चिंता प्रकट की। 17 पॉइंट है, यह संसार है, यह संसार है, ये लेखक ने कहा था अपने मित्र से और उन्होंने उससे कहा कि लड़के की चिंता छोड़ने को कहा और पहले अपने को बिस्तर में गर्म करने की सलाह दी। अगला पॉइंट है, अगले दिन वो लड़का लेखक और उसके मित्र के होटल डी पब में निश्चित समय पर नहीं पहुंचा। ठीक है, 19 पॉइंट है, लेखक और उनके मित्र ने नैनीताल की सैर खत्म करके घर चलने के लिए मोटर पर सवार हुए। 20वां पॉइंट है आपका, मोटर पर सवार होते ही उन्हें पिछली रात एक पहाड़ी लड़के की ठंड से ठिठुरने के कारण मौत का समाचार मिला। और लास्ट पॉइंट है, बतलाने वालों ने बताया कि उस बच्चे के मुंह, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर हल्की चादर चिपक गई थी। ठीक है, तो ये एक डिस्क्रिप्शन जो है उसे आप याद रखिएगा बच्चों, इसीलिए मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए ताकि आप जो है इन पॉइंट्स को याद रखिए और किसी भी प्रश्न का उत्तर आप लिख पाइए। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए या फिर 1-2 बार सुन लीजिएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को, यानी कहानी के संबंध में एक मोटी मोटी और महत्वपूर्ण जो भी जानकारी हो सकती थी मैंने आपको बताई। अब
चूंकि कहानी पर आपको जब प्रश्न आते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ऐसे तो आप लोगों को एक पैराग्राफ होता है और उस पर 4 प्रश्न छोटे छोटे होते हैं। इसके जो भी प्रश्न चूंकि बनते हैं इसमें, तो 2 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। वो होते हैं उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य क्या है, और कहानी के शीर्षक की सार्थकता क्या है, यानी शीर्षक जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे, तो इसके संबंध में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा। तो कहानी का उद्देश्य, अगर ये प्रश्न आपको आता है लिखने के लिए तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैनेन्द्र जी यानी जैनेन्द्र कुमार जी एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कहानीकार हैं। इस कहानी का उद्देश्य आज के युग में व्याप्त स्वार्थपरता, मनुष्यों की हृदयहीनता, संवेदन शून्यता तथा गरीबी का चित्रण करना है। एक 10 वर्ष का बालक भूख से पीड़ित होकर के अपने मित्र के साथ नैनीताल भागकर आता है, किंतु भूख और गरीबी यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। हर तरह का काम करने के बाद भी उसे झूठा भोजन ही मिलता है। उसके मित्र की उसके मालिक के निर्मम व्यवहार के कारण मृत्यु हो जाती है। कहानी में लाचार बालकों का शोषण और मानवीय विकृति का रूप उजागर होता है। सड़क के किनारे भूखा, सर्दी की रात में चीथड़े कपड़ों में वह बालक ऐसा सोता है कि कभी भी जाग नहीं पाता। कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है और स्पष्ट करता है कि आज के युग में दयालुता, परोपकार तथा मानवता आदि मूल्यों का अभाव हो गया है, जिसके कारण असहाय तथा दयनीय स्थिति से जूझ रहे किसी व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसकी स्थिति को अपना अपना भाग्य कहकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से बचना चाहता है, केवल झूठी सहानुभूति दिखला करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। आपकी पूरी स्क्रीन पर ये आ रहा होगा, इसे नोट कर लीजिए। और इस तरह से आप कहानी का उद्देश्य लिख सकते हैं, यानी लेखक जो है ऐसी ही बातें हमें बताना चाहता है इस कहानी के माध्यम से। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है शीर्षक की सार्थकता, यानी जो भी टॉपिक है वो टॉपिक पूरी कहानी को बयां कर पा रहा है या नहीं, यानी सुटेबल टॉपिक है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। कहानी का शीर्षक जिज्ञासापूर्ण है। पाठक के मन में यह प्रश्न उठता है कि लेखक ने किसके भाग्य का उल्लेख किया है। एक ओर नैनीताल की सर्दी का आनंद उठाने वाले धनिक वर्ग है, दूसरी ओर उसी सर्दी से ठिठुर कर मर जाने वाला एक पहाड़ी बालक है। यह सामाजिक वैषम्य की यथार्थता को उजागर करता है। प्रस्तुत कहानी के केंद्र में एक लड़का है जो अभाव के कारण निरीह और उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर है। 10 वर्ष का बालक भूख से पीड़ित होकर के अपने एक साथी के साथ घर से भागता है और धनी वर्ग की निर्दयता का शिकार होता है। हमारे समाज में धनी वर्ग के लोग मानवीय मूल्यों की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, किंतु वास्तव में वे संवेदनहीन और पाखंडी होते हैं। ठीक है, कहानी में गरीब लड़का धनी वर्ग के द्वारा उपेक्षित होता है, अंत में भूख से व्याकुल हो सर्दी के कारण मर जाता है। यह उसका अपना भाग्य ही था कि स्वार्थी संवेदनहीन समाज को उस पर दया नहीं आई, किंतु प्रकृति ने जाते जाते उसे सफेद बर्फ की चादर यानी कफन अवश्य दे दिया। वकील साहब की संपन्नता और बालक की विपन्नता को देखकर अनायास ही मुंह से निकलता है अपना अपना भाग्य। यानी शीर्षक जो है वो एक व्यंग के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, और जो कि कथा के अनुसार उचित एवं सार्थक है। ठीक, तो आपकी स्क्रीन पे बच्चों ये पूरा प्रश्न का उत्तर आपको लिख के आ रहा होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और जो भी कठिन शब्द हैं इसमें हैं, ठीक है, यानी सामाजिक वैषम्य जैसे है, तो ऐसे शब्दों का उल्लेख आप जरूर लिखिए उसमें, क्योंकि इससे आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ने की उम्मीद रहती है। तो ऐसे की पॉइंट्स हैं
जो कि मैंने लिखे हुए हैं, तो इनको ज़रूर आप अपने उत्तर में दीजिएगा जगह। बाकी ओवरऑल आप अपने से भी लिखने का प्रयास कीजिएगा प्रश्नों के उत्तर को, क्योंकि मैं तो आप लोगों को एक किस ढंग से लिख सकते हैं एक आइडिया देने का प्रयास करती हूँ बच्चों। तो आप इसे अपने ढंग से भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, और आई होप कि आप इसने आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा होगा, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार कहानी को भलीभांति पढ़ लीजिए तो निश्चित रूप से आपको कहानी और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों को मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बता दूंगी, ताकि आपको एक और कुछ प्रश्न कैसे बन सकते हैं उसके संबंध में भी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए भी और इस चैनल के लिए भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी जानकारी हो सके। अपने फ्रेंड्स को भी आप बताइए, क्लासमेट्स को भी बताइए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके उनके इस चैनल के माध्यम से। मैं आप लोग की जो भी मदद कर पाऊँ वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।